गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में पिछले वीडियो में हमने 7 सवालों का अभ्यास किया था। आज हम आगे चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। विभिन्न तरह के रोग होने के कौन कौन से कारक हैं उसका अभ्यास करना है और उसे समझाना है। रोग के कारक के बारे में तो रोग होने के कारण जो हैं वह कारण के बहुत से स्तर हो सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण हो सकता है संक्रमण। लेकिन संक्रमण कहाँ से आता है? तो खास करके दूषित जल पीने से। लेकिन अन्य बच्चों ने भी दूषित जल तो पिया होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि एक बच्चे को ही क्यों दस्त लग गया और दूसरे को क्यों नहीं? तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ न हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ कि जब यह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है तो वह बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। तो ये भी प्रश्न उठता है कि बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक न हो, वह पर्याप्त भोजन नहीं करता होगा। अतः पर्याप्त पोषण का न होना ये भी रोग का दूसरा कारण है। पहला कारण हमने देखा कि संक्रमण, जबकि दूसरा कारण है हमारे पास पर्याप्त पोषण का न होना। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक, ये तीसरा कारण हो गया, आनुवंशिक भिन्नता जो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। केवल आनुषंगिक विभिन्नता और कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते। ये भी रोग के कारण के सहयोगी बन सकते हैं। बच्चे के लिए साफ पानी होना भी उतना ही आवश्यक होना चाहिए। बच्चे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो, यह भी हो सकता है। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी के तीसरे कारण हो गए। इस प्रकार स्पष्ट हो सकता है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण हो सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत से कारण हो सकते हैं। आगे चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। हमें टिप्पणी लिखनी है संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक और असंक्रामक रोगों की बात करते हैं। जब कभी भी रोग के कारण के विषय में सोचेंगे तो हमें पता चलता है कि लोक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय की ओर चर्चा करते हैं। जैसे कि रोग के तात्कालिक कारणों में देखा जाए तो ये दोनों लोक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अधिकांश रूप से सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही काम का वाक्य हो गया कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे रोग हैं
जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते। इनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं, और ये खास करके आंतरिक और असंक्रामक होते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण भी अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना है, और इस प्रकार से ये असंक्रामक रोग हो गए। संक्रामक और असंक्रामक रोगों की बात खत्म हो गई। आगे सवाल देखते हैं। 10वां सवाल, पेप्टिक व्रण क्या है? इसके होने का कारण और कारक का नाम और उपचार बताइए। कारण, कारक और उपचार तीनों बताने हैं। पेप्टिक व्रण के बारे में यहाँ पर देखते हैं। पेप्टिक व्रण जो है वह आमाशय तथा ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द तथा रक्तस्राव करता है। इसका कारण है रहने सहने का ढंग, और किसके कारण होता है तो आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। संक्रामक रोग के कारक और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो भी देखते हैं। संक्रामक रोग के कारक, संक्रामक रोगों के कारक हैं वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, कुछ एक कोशिक जंतु अथवा प्रोटोजोआ। ये सभी संक्रामक रोगों के कारक हैं। इनमें से कुछ रोग बहुकोशिक जीव और कृमि से भी होते हैं। तो ये सवाल हो गया था हमारा 11 नंबर। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखते हैं यहाँ पर। वायरस से होने वाले रोग हैं खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार तथा एड्स। जबकि बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं टाइफाइड का बुखार, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स। फिर फंजाई के द्वारा होने वाले रोग हैं त्वचा रोग। फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया और कालाजार नामक रोग। तो वायरस से होने वाले रोग देखे हमने, बैक्टीरिया से होने वाले रोग फंजाई, प्रोटोजोआ, और यहाँ पर देखते हैं कृमि के द्वारा। तो फील पाँव नामक रोग भी कृमि की विभिन्न स्पीसीज द्वारा होता है। तो ये 5 प्रकार के हमने रोगों के प्रकार देखे हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 13। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण के सामने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उपयोग को समझाना है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का उपयोग देखते हैं। ये एंटीबायोटिक जो हैं वह सामान्य रूप से बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज़ को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज़ को।
उसके बाद किस लिए खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक के उपयोग प्रभावकारी नहीं होता, फिर भी डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। तो यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया का भी संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। इसीलिए डॉक्टर ये एंटीबायोटिक्स देते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। संक्रामक रोग की जानकारी कैसे फैलते हैं, तो खास रूप से देखा जाए तो सबसे पहले हवा द्वारा फैलते हैं। ऐसा तब होता है जब रोगी मनुष्य छींकता है अथवा खांसी करता है, उस समय छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं और जबकि उसके समीप कोई अन्य व्यक्ति हो तो श्वास द्वारा ये बूंदक उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं खांसी, जुकाम, निमोनिया और क्षय रोग। उसके बाद हमने यह सभी ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। उसके बाद है जल द्वारा रोगों का फैलना। जब संक्रमणीय रोग तथा हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेय जल में मिल जाते हैं, यानी पीने वाले जल में मिल जाते हैं, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेय जल न मिलने के कारण फैलते हैं। छोटी छोटी बूंदें वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं। उसके बाद है रोगों के फैलने के कारण में एक और कारण है लैंगिक क्रियाएं। इसके द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और कुछ सूक्ष्मजीवीय रोग जैसे कि सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना अथवा खेलकूद जैसे कुश्ती अथवा कोई अन्य विधि जिसमें हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उससे नहीं फैलते। उसके बाद एक और भी कारण है हमारे पास, कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी फैलते हैं। कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचा देते हैं। ये मध्यस्थ का काम करते हैं जिन्हें रोगवाहक कहा जाता है। सामान्य रोगवाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में रोग को फैलाते हैं। तो हमने आज 8 नंबर से लेकर 15 नंबर के सवाल तक अभ्यास किया है। इसके बाद हम आगे देखेंगे नए पाठ में।